हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में और केमिस्ट्री का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारों, जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री के मात्र 4 टॉपिक। मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि फिक्स टॉपिक है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये केमिस्ट्री में मेरे प्यारे बच्चों 4 टॉपिक फिक्स होता है और ये 4 टॉपिक में से आप लोगों को 2 टॉपिक जरूर से जरूर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, 3-3 नंबर का आता है तो 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक आपको देगा ही देगा, ये 100% मेरे प्यारे बच्चों गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, इनको तैयार कर लो, बहुत आसान तरीके से इसको समझाने वाला हूं। और इसकी पीडीएफ की अगर हम बात करें, पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, और वहां पे ज्वाइन हो लीजिए और वहां पे आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिलेगा। सिर्फ आप लोग पढ़ लीजिए, ये सारा का सारा डाउनलोड आप कर सकते हो पीडीएफ को। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हेनरी का नियम। और आपको मालूम होगा, आप किसी भी विद्यालय में पढ़ते होगे, आप किसी भी टीचर से पढ़ते होगे, जाके आप पूछ लीजिएगा कि सर हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा फिर से, हेनरी का जो नियम है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इस बार कम से कम 3 सेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। हेनरी का नियम लिखिए और उसकी सीमाएं व अनुप्रयोग लिखिए। पहली बात तो हेनरी का नियम लिखना है और साथ ही साथ उसकी सीमाएं भी लिखना है और साथ ही साथ उसके अनुप्रयोग भी लिखना है। 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डालना है हेनरी का नियम। बहुत सिंपल मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा और जस्ट यहीं पे याद करा दूंगा आप लोगों को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप हेनरी का नियम ब्लैक पेन से आप हेडिंग बना लीजिए। देखिए लिखना क्या है, बोला है कि इस नियम के अनुसार। अब ये लाइन तो सारे बच्चों को मालूम होगा, क्योंकि कोई भी नियम लिखोगे तो पहली लाइन तो ये होगा कि इस नियम के अनुसार। तो हेनरी का नियम हेडिंग डालने के बाद लिखना है आप लोगों को कि इस नियम के अनुसार, फिर कामा लगा के डबल यूनिट कामा के अंदर लिखना है कि स्थिर ताप पर। अब स्थिर ताप से क्या समझे आप, जब स्थिर ताप की बात आ गया तो मतलब आपको यह समझना चाहिए कि जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा। स्थिर का मतलब कि जो टेम्परेचर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। टेम्परेचर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कांस्टेंट होगा। इतना बात आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता का मतलब होता है आप लोगों का घुलना, गैस के दाब के क्या होता है, समानुपाती होती है। यह नियम कहता है हेनरी का कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अब मेरे प्यारे, जो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यह नियम कहता क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक आप लोगों को पात्र बना लेता हूँ, ठीक है। छोटा सा समझाने के लिए ये आप लोगों का एक पात्र है, मैंने यहाँ पे पात्र बना लिया, ठीक है। और इस पात्र में मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई द्रव्य भरता हूं, ठीक है, कोई लिक्विड फॉर्म में द्रव्य भरता हूं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे। अब बात को समझिए, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें हम लोग ऑक्सीजन को घोल रहे हैं। किसको, ऑक्सीजन को हम लोग घोल रहे हैं। मतलब इस घोल में हम किसको घोल रहे हैं, ऑक्सीजन को मेरे प्यारे बच्चों घोल रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, बस आप लोगों को इतना समझना है कि जब आप ऑक्सीजन को घोल रहे हो तो आप जो पी लगाओगे मतलब दाब, तो जितना अधिक आप दाब मेरे प्यारे बच्चों लगाओगे उतना ज्यादा यह जो ऑक्सीजन होगा वो घुलेगा, ठीक है। मतलब जितना दाब लगाओगे उतना गैस जो होगी ऑक्सीजन गैस वो घुलेगी। मतलब कि दाब बढ़ाओगे तो विलेयता भी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कि जब आप दाब बढ़ाते हो, मतलब पी अगर आप बढ़ाओगे, दाब बढ़ाओगे, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये जो आप लोगों का ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन भी अधिक घुलेगा। और दाब जब आप घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कम घुलेगा। कहने का मतलब है कि दाब बढ़ाइए तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी घुलेगी। क्लियर है। वही क्वेश्चन बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि स्थिर ताप पर, लेकिन इतना याद है कि टेम्परेचर आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए बोला है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। अब देख लीजिए यहाँ पे m जो है वो समानुपाती है p के। m क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो m जो है वो होता है m बराबर घुली हुई गैस की मात्रा जो कि ऑक्सीजन था
उसे हम लोग एम से डिनोट करेंगे। एम मतलब क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा, और पी क्या है, पी जो है वो है गैस का दाब। तो देखिए एम जो है वो समानुपाती हो गया पी के। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आ गया। अब लिखेंगे एम, अब समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर। तो एम बराबर, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे यहाँ पे तो एक नियतांक जुड़ेगा के एच। ठीक है, के एच और पी। अब के एच क्या है, तो के एच को हम बोलते हैं हेनरी नियतांक। क्या बोलते हैं, हेनरी नियतांक बोलते हैं। तो मेरे प्यार जो हेनरी का नियम क्या कहता है, तो हेनरी का नियम कहता है कि एम जो है वह समानुपाती होता है पी के। मतलब कि जितना आप गैस का दाब बढ़ाओगे उतना जो है गैस की मात्रा घुलेगी, और जितना कम दाब लगाओगे तो गैस की मात्रा उतना कम घुलेगी। बस अंतर इतना है मेरे प्यार बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों का, नियम यही कहता है। यही आप लोगों का हेनरी का नियम है। मेरे प्यार बच्चों इतना समय इसलिए ले रहा हूं ताकि डिटेल में आपको पढ़ा दूं, ताकि आप कभी भूले नहीं। तो हेनरी का नियम आपको समझ में आ गया कि दाब बढ़ाएंगे तो गैस की मात्रा जो होगा वो अधिक घुलेगा, दाब घटाएंगे तो गैस की मात्रा कम घुलेगी। बस यही हेनरी का नियम है। इसके बाद सीमाएं भी पूछा है, तो हेनरी की सीमाएं देख लेते हैं। देखिए हेनरी की सीमाएं हैं कि पहला लिखिएगा कि तनु विलियन पर लागू होता है। मतलब यह जो आप लोगों का नियम है वो किस पे, किस विलियन पे लागू होता है, तनु विलियन पे लागू होता है। और दूसरा सीमा यह है कि यह जो होता है निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। मतलब अधिक दाब लगाओगे तब भी कार्य करेगा, या अधिक टेम्परेचर उस पे लगाओगे तभी भी यह कार्य करेगा। जितना अधिक दाब लगाओगे उतनी गैस की मात्रा घुलेगी, चाहे जितना टेम्परेचर हाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों उतना गैस घुलेगी। तो मतलब यह निम्न दाब व उच्च ताप पर काम करता है। इसके बाद तीसरा क्या है सीमाएं, कि उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। मतलब कि यह उन गैसों पे भी लागू हो जाता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। तो तीन इनकी सीमाएं लिख दीजिएगा, बिल्कुल आसान है मेरे प्यार बच्चों। तीन सीमा आपने यहां पे लिख दिया। अब इसका अनुप्रयोग भी लिखना था, चलिए अनुप्रयोग देखते हैं। देखिए इसका अनुप्रयोग कहां कहां पे होता है मेरे प्यार, देखिए अनुप्रयोग की अगर हम बात करें, हेडिंग डाल लीजिएगा अनुप्रयोग। अनुप्रयोग की अगर हम बात करें तो गोताखोर द्वारा इसका अनुप्रयोग किया जाता है। गोताखोर मतलब जो स्विमिंग में तैरते हैं। आप देखते होंगे कि जब आदमी स्विमिंग में तैरता है तो जितना अधिक दाब लगाएगा उतना आगे वो मेरे प्यारों बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार यह शीतल पेय पदार्थ पे भी लागू होता है। शीतल पेय पदार्थ का मतलब मेरे प्यार बच्चों जैसे कोल्ड ड्रिंक हुआ, स्प्राइट हुआ, कोको कोलो हुआ। तो जब आप स्प्राइट पीते हैं, कोको कोला पीते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको देखे होंगे कि जो डब्बा होता है कोको कोला का, स्प्राइट का डब्बा होता है, तो वो जो डब्बा जब मिलता है हम लोगों को नया में, तो जब मेरे प्यारे बच्चों उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जब उसको हम लोग यहाँ पे हिलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों डब्बा को, तो वहां पे देखेंगे तो वो पूरा आप लोगों का हिल जाता है, पूरा का पूरा उसमें गैस जो होता है घुल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छी तरीके से प्रेशर उसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों बन जाता है, जितना हिलाएंगे प्रेशर बन जाएगा। और जब ढक्कन को खोलते हैं हम लोग तो देखोगे तो पूरा का पूरा स्प्राइट जल्दी से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। वो हेनरी के नियम पे ही लागू होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि जितना हिलाएंगे प्रेशर उतना बढ़ेगा, जितना दाब बढ़ेगा मेरे प्यार जो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाएगी। और जब उसको हम लोग खोलेंगे ऑक्सीजन जब मतलब जल्दी से जब बाहर आएगा तो तीव्र गति से मेरे प्यार वो आगे की तरफ फेंकेगा। क्लियर है। इसके बाद फेफड़ों की क्रिया विधि, जब हम लोग सांस लेते हैं मेरे प्यारों उसमें भी यही काम होता है। जितना मतलब हम लोग पावर से सांस लेंगे, जितना दबाव से सांस लेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा देर तक हम लोग सांस को क्या करेंगे मेरे प्यार बच्चों छोड़ेंगे। यह आप लोगों हेनरी के नियम पे ही लागू होता है। तो क्लियर है मेरे प्यार बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों का अनुप्रयोग भी इसका। चलिए बात करते हैं आगे दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या है मेरे प्यार बच्चों, देखिए दूसरा नियम है आप लोगों का राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम लिखिए और इसकी सीमाएं भी आप लोगों को बताना है। अब देखते हैं कि राउल्ट का नियम क्या कहता है मेरे प्यार बच्चों। राउल्ट का नियम देखिए, आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले राउल्ट का नियम ब्लैक पेन से। फिर देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार, तो ये लाइन तो आपको मालूम होगा, सब में यही लिखना है, इस नियम के अनुसार क्या कहता है कि किसी विलायक में, विलायक मतलब समझते हैं, विलायक मतलब जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे जल हुआ, दूध हुआ, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो कह रहा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय का मतलब जिसमें विद्युत चालकत्व का गुण होता है, जैसे आपका यूरिया कह सकते हो, ग्लूकोज हुआ, चीनी हुआ, शर्करा हुआ, ठीक है, पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है कमी, के मूल प्रभाज के क्या होता है बराबर होता है। अब मेरे प्यारों जो अब समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि आखिर राउल्ट का नियम कहता क्या है। तो कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाने पर
प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित जो अवनमन विलय के मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। अब ध्यान से आप लोग समझिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये जो आप लोगों का है पी नाट माइनस पी एस बटे में पी नाट बराबर स्मॉल एन बटे में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब देखिए ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है इधर साइड का पी नाट माइनस पी एस बटे पी नाट, इसको हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। जो इस साइड आप देख रहे हो स्मॉल एन बटे में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इसको बोलते हैं हम लोग मूल प्रभाज। क्या बोलते हैं, मूल प्रभाज बोलते हैं। अब देखिए इन्हीं दोनों से परिभाषा बना दोगे। क्या बोला है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, ठीक है, मतलब जल में या दूध में अगर आप मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि यूरिया, ग्लूकोज, शर्करा या चीनी मिलाते हो, तो कह रहा है कि मिलाने पर प्राप्त विलयन के जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होगा। अपेक्षिक अवनमन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का मतलब पी नाट माइनस पी एस बटे पी नाट, ये इसकी बात हो रहा है, ठीक है। यह जो होगा वो मूल प्रभाज के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मेरे प्यारे बच्चों किसी विलायक में, कोई भी विलायक है उसमें अगर अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होगा वो मूल प्रभाज के क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बराबर हो जाएगा। बस यही कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों राउल्ट का नियम। समझ में आ गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, राउल्ट का नियम क्या कहता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि तनु विलयन पे राउल्ट का नियम लिखिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है मेरे प्यार बच्चों कि तनु विलयन पे राउल्ट का नियम लिखिए, मैं उसको भी समझा देता हूं। तो सिर्फ आपको करना क्या है कि जो आपको ये दिख रहा है आप लोगों को स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इसको जो है मेरे प्यार बच्चों सिर्फ आप कैपिटल एन मान लीजिए। कब, जब आपसे ये पूछे कि तनु विलयन पर राउल्ट का नियम लिखिए, तब जब इस नियम को यहां पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों कि पी नाट माइनस पी एस और बटे में क्या हो जाएगा पी नाट बराबर, ठीक है, ये तो आपका स्मॉल एन रहेगा ही, और बटे में एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को हम लोग क्या माने हैं, एन माने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल एन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो यह जो नियम आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या, कि तनु विलियन पे राउल्ट का नियम। ठीक है, नोमेरिकल कभी कभी पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, नोमेरिकल अगर पूछ देता है कभी कभी, तो देखिए नोमेरिकल पूछ देता है कभी कभी इस प्रकार कि वाष्प दाब और विलय के अणुभार में संबंध बताइए। तो देखिए इसी फार्मूले को चेंज कर देते हैं हम लोग, कैसे, देखिए ध्यान से। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला आपको भी मालूम होगा कि मेरे प्यार जो एन बराबर क्या होता है, कैपिटल एन बराबर क्या होता है, कैपिटल एन का मतलब होता है मेरे प्यार चाहे कैपिटल एन हो चाहे स्मॉल एन, ये क्या होता है, मोलों की संख्या होता है। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे चेंज कर देंगे, लिखेंगे कि पी नाट माइनस पी एस और बटे में पी नाट, ये तो ऐसे ही रहेगा बराबर। अब ये मेरे प्यार क्या है, स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब मेरे प्यार क्या है, ये मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या होता है मेरे प्यार मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो इसको लिख देंगे जो कि स्मॉल एन है, इसको लिख देंगे कि स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एन। ठीक है, और बटे में है तो ये गुणा में हो जाएगा। ठीक है, गुणा में हो जाएगा। और जब ये कैपिटल एन है, कैपिटल एन को क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। तो एम को ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यार कैपिटल एम जो है ऊपर चला जाएगा और कैपिटल डब्ल्यू जो है मेरे प्यार नीचे आ जाएगा। जब ये भागे में है तो ये ऊपर चला जाता है और नीचे आ जाता है। अब मेरे प्यारो यह बन के तैयार हो गया मेरे प्यारो आप लोगों का नियम। कब, जब आपसे क्वेश्चन में पूछे कि वाष्प दाब, देखिए वाष्प दाब और विलय के अणुभार में संबंध पूछे, तब जाके ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। मतलब मैं डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूं। राउल्ट का नियम तो यहीं पे आप लोगों का समाप्त हो गया। राउल्ट का नियम आप इतना लिख दीजिए, राउल्ट का नियम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताया कि तनु विलयन पे राउल्ट का नियम पूछेगा तो आप ये वाला इस्तेमाल करोगे। अगर वाष्प दाब और विलय के अणुभार में संबंध पूछेगा तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है, मैं आगे कराऊंगा आप लोगों को। क्लियर है, इसीलिए साथ में आया तो मैं समझा दिया हूं। अब इसकी सीमाएं की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सीमाएं की अगर हम बात करें, देख लीजिए सीमाएं में पहला लिखेंगे कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। और एक चीज बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये पी नाट है तो पी नाट को हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बोलते हैं। और पीएस को क्या बोलते हैं, विलयन का वाष्प दाब बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो स्मॉल डब्ल्यू दिख रहा है, स्मॉल डब्ल्यू को हम बोलते हैं विलय का भार,
और जो स्मॉल एम है इसे बोलते हैं विलय का अणु भार। और इसी तरह यहाँ पे जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम को बोलते हैं विलायक का अणु भार। और यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू जो इसको बोलते हैं विलायक का भार। मैंने उसका नाम भी आप लोगों को डिटेल में बता दिया, आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सीमाएं में पहला है कि यह तनु विलयन पर लागू होता है। ये किस पे लागू होता है? तनु विलयन पे लागू होता है। जैसे हेनरी का नियम तनु विलयन पे लागू होता था, इसी तरह राउल्ट का नियम भी तनु विलयन पे लागू होता है। इसके बाद यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पे लागू होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है कि यह विद्युत अपघटय के विलयन पर लागू नहीं होता है। विद्युत अपघटय की अगर हम बात करें, जैसे जैसे आपका NaCl हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आपका KCl हो गया, इसके बाद आपका ZnSO4 हो गया, इसके बाद H2SO4 हो गया, ये आपका विद्युत अपघटय विलयन है, इसमें लागू नहीं होता है यह नियम, राउल्ट का नियम। क्लियर है? बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपको डिटेल में कोई नहीं समझा सकता है जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि आप कभी भूले नहीं। और ये नियम आप लोगों के एग्जाम में आने ही वाले हैं। न्यूमेरिकल भी आता है, इसलिए न्यूमेरिकल का भी फार्मूला बता दिया। तनु विलयन पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे राउल्ट का नियम पूछता है, वो भी मैंने बता दिया। फिलहाल राउल्ट का नियम पूछा था तो राउल्ट का नियम भी मैंने बता दिया। क्लियर है? चलिए अब तीसरे नियम की तरफ पढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? कोलराउस का नियम है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोलराउस का नियम क्या कहता है? कोलराउस का नियम सिंपल नियम, बस आप लोगों को समझना होगा। कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए और इसका अनुप्रयोग लिखिए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपको। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग कोलराउस का नियम, ब्लैक पेन से आप हेडिंग डाल लीजिएगा। फिर लिखिएगा इस नियम के अनुसार। यह लाइन तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि इस नियम के अनुसार क्या बोल रहा है कि अनंत तनुता पर, अब अनंत तनुता देखिए यहाँ पे लेमडा के ऊपर अनंत लिख दिया है, इन्फिनाइट, मतलब ये क्या हो गया? अनंत तनुता। तो देखिए अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता है, किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग की क्या होता है? बराबर होता है। कितना ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है देखिए लेमडा एम और यहाँ पे अनंत दिया हुआ है, ये NaCl का घोल है मेरे प्यारे बच्चों। जब इसको तोड़ेंगे तो यह लेमडा अनंत इन्फिनाइट और एम, तो ये क्या है? Na में टूट जाएगा, Na प्लस चार्ज लेगा और यहाँ पे क्लोरीन जो है माइनस चार्ज लेगा। तो वही चीज बोला यहाँ पे कि अनंत तनुता पर, देखिए अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता, एम से क्या हो गया मेरे प्यार बच्चों? मोलर चालकता, और ये हो गया आपका अनंत तनुता। तो देखिए अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटय की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बराबर होता है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूले से ही इसका मेरे प्यारे बच्चों नियम बन गया। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों? कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी पात्र में एक ले लेता हूं समझाने के लिए, अगर ये पात्र है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मेरे प्यारे बच्चों अगर हम किसको घोल रहे हैं? NaCl को। अगर ये NaCl का घोल है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें जब विद्युत अपघटन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो Na तो प्लस चार्ज ले लेगा और क्लोरीन जो है माइनस चार्ज लेकर अलग अलग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? टूट जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? नियम यही कहता है। इसके अनुप्रयोग की अगर हम बात करें तो अनुप्रयोग में एक अनुप्रयोग पूछता है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। इसका अनुप्रयोग आता है एक वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, इसका नियम काम आता है। तो हेडिंग लिखिए वियोजन की कोटि ज्ञात करने में कैसे प्रयोग करते हैं हम लोग? कोलराउस का नियम लिखेंगे। किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता के अनुपात को हम लोग वियोजन की कोटि कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से आप लोग समझिए, क्या बोला है कि किसी सांद्रता पर, क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों? किसी सांद्रता पर। अब किसी सांद्रता मतलब किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता, तो देखिए ये आपका C जो है वो आपको किसी सांद्रता को दर्शा रहा है। किसी मतलब कोई भी सांद्रता हो, तो किसी सांद्रता पे विद्युत अपघटय की मोलर चालकता, M से मोलर चालकता, तथा अनंत तनुता पर, देखिए ये क्या आ गया? अनंत तनुता पर विद्युत अपघटय की M मतलब मोलर चालकता के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन की मात्रा कहते हैं या उसको कोटि कहते हैं, उसके अनुपात को। ठीक है, अब इसको मैं बता भी देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा भी देता हूं कि देखिए यहाँ पे जो लेमडा MC दिया हुआ है, इससे हम लोग बोलते हैं किसी सांद्रता, मतलब किसी सांद्रता C पर विद्युत अपघटय की क्या है? मोलर चालकता है। और ये जो दूसरा नीचे दिया है लेमडा M अनंत, तो यह है अनंत तनुता पर विद्युत अपघटय की मोलर चालकता।
ठीक है, मतलब इसके अनुपात के मेरे प्यारों से क्या होता है, अगर इन दोनों का अनुपात ले लें तो वियोजन की मात्रा कोटि निकल जाएगी। ठीक है, मतलब इसको अगर इससे डिवाइड कर दिया जाए, इन दोनों का अनुपात ले लिया जाए तो वियोजन की मात्रा या कोटि निकल के आ जाएगी सामने। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। और चौथा मेरे प्यारे बच्चों, हार्डी सुलजे का नियम। अब देखिए हार्डी सुलजे का नियम क्या कहता है, उसको ध्यान से समझिए। चौथा क्या है, हार्डी सुलजे का नियम। तो वही चीज सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे हम लोग, हार्डी सुलजे का नियम, और लिखेंगे इस नियम में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि किसी आयन की संयोजकता, संयोजकता समझते हो ना आप, कि किसी तत्व के वाय कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होती है उसी को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। कहने का मतलब है कि किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इस नियम को ही हम लोग हार्डी सुलजे का नियम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कहने का मतलब देखिए एग्जांपल के तौर पे ये धनायन आयन के घटता क्रम है, मतलब आपका ये जो एल्युमिनियम दिख रहा है तो एल्युमिनियम में स्कंदन करने की क्षमता ज्यादा है, फिर उससे कम किसमें मेरे प्यारे बच्चों, बेरिलियम में है। ठीक है, किसमें है, बेरियम में है। इसके बाद किसमें है, इसके बाद सोडियम में है। सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में, उससे कम बेरियम में, उससे कम सोडियम में। यह धनायन आयन की घटता क्रम है। और नीचे एग्जांपल दिया है ऋणायन आयन का घटता क्रम। ठीक है, तो ऋणायन आयन का मतलब कि जो आपको ये देख रहे हो फास्फेट ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों, ये भले माइनस में है लेकिन संख्या तो अधिक है ना 3, तो यह अधिक स्कंदन करने की क्षमता है। ठीक है, फास्फेट ग्रुप में। फिर उससे कम किस में है, सल्फेट आयन में। उससे कम किस में है, क्लोराइड आयन में। तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखे अरेंज करके यहाँ पे लिख दिया। तो 4 नियम था, चारों नियम डिटेल में आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों मैंने बता दिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। इसमें से 2 नियम आपकी एग्जाम में जरूर से जरूर पूछेगा, इस बात का दावा है। वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।